बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। दिग्विजय सिंह ने पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र खरीद लिया है। कहा है कि कल नामांकन दाखिल करेंगे। फॉर्म लेने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी पर न्यूज 18 से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने दो टूक कहा, मैदान खुला है, जिसको लड़ना है लड़ ले। आपको बता दें, अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। दिग्विजय सिंह ऐसे समय में नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं जब राजस्थान संकट के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो चुनावी संभावना है वो खत्म हो गई। वो खुद भी उन्होंने बात कर दी है और पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव न लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। पार्टी नेता शशि थरूर ने भी कहा है कि कल दोपहर वो नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। दिग्विजय के नामांकन के लिए मध्य प्रदेश के 11 विधायक प्रस्तावक बने हैं। नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नामांकन फॉर्म ले लिया है। नामांकन दाखिल करने वाले हैं, कल दाखिल करेंगे। कई उम्मीदवार चुनाव मैदान में हो सकते हैं, तो अपने दावेदारी का फैसला क्यों किया है? अभी आप कल दाखिल करने वाले हैं। हम लोगों का पूरा प्रयास रहा कि राहुल जी हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वो नहीं बनते हैं तो प्रियंका जी बने, लेकिन जब परिवार ने बिल्कुल तय कर लिया कि बिल्कुल हम किसी हालत में नहीं लड़ेंगे चुनाव, तो फिर फील्ड खुली है। जिसको लड़ना है लड़े। नहीं, जिसको लड़ना है लड़े। आप भी चुनाव मैदान में ताल ठोकने को तैयार हैं, शशि थरूर भी ताल ठोकने को तैयार है। अशोक गहलोत ने कहा था कि नामांकन दाखिल करेंगे, बीच में राजस्थान का संकट पैदा हो गया। उन्होंने कहा है कि जो हुआ वो गलत हुआ राजस्थान में, उससे वो आहत, जो हुआ उससे आहत है। तो अगर वो चुनाव मैदान में उतरते हैं तो दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में बने रहेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे। अगर अशोक गहलोत भी दाखिल करते हैं तो हर कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के सदस्य को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अशोक गहलोत लड़ते हैं तो मुकाबला तो दिलचस्प होगा। तो ये थे हमारे साथ दिग्विजय सिंह। नामांकन फॉर्म ले लिया है, नामांकन कल दाखिल करेंगे और ये कह रहे हैं कि हर कांग्रेस के सदस्य को, जो कांग्रेस का है, उसे नामांकन दाखिल करने का अधिकार है और इसीलिए उन्होंने भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन फॉर्म लिया है और कल दाखिल करेंगे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। तो मैदान खुला है, जिसको लड़ना है लड़े। फिर सहयोगी हमारे पूछते हैं कि अगर गहलोत होते तो मामला बहुत दिलचस्प हो जाता, लड़ाई कड़ी हो जाती। तब अपने अंदाज में राजा साहब ने हाथों को अपनी स्टाइल में, अपने अंदाज में उठा दिया, यानी अब जवाब वो दे नहीं पाएंगे। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से, अशरफ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम दिल्ली का अपडेट लेंगे। पहले लेकिन अनुराग के पास आपको लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश में हलचल बढ़ गई है अनुराग। ठीक है, स्वीकार्यता उत्तर से लेकर दक्षिण तक, दिग्विजय की स्वीकार्यता और विवाद अपनी जगह, पर मध्य प्रदेश के नेता जब हमला करेंगे तो वो थोड़ा ज्यादा प्रेशर से लगेगा। चाहे सज्जन सिंह हो, उमंग सिंगार का भी पता चल नहीं पाया है। अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। कई बार अपने विवादित बयानों के कारण वो पार्टी को भी मुश्किल में डाल चुके हैं। कई बार पार्टी को उनके बयान से किनारा करना पड़ा है। लेकिन दिग्विजय सिंह न सिर्फ बीजेपी के निशाने पर रहते हैं, बल्कि अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर भी अक्सर देखे जाते हैं। जो कमलनाथ के समर्थक हैं सज्जन सिंह वर्मा, वो कई बार दिग्विजय सिंह को लेकर टिप्पणी कर चुके हैं। आज भी उनका बयान सामने आया जब उन्होंने दिग्विजय सिंह के नेतृत्व क्षमता को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सर्वमान्य नेता हो सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने अभी नॉमिनेशन फाइल नहीं किया, उनका कद क्या होगा, नेतृत्व क्षमता क्या होगी, ये पार्टी को तय करना है। उमंग सिंगार जो कि सत्ता में रहते हुए दिग्विजय सिंह के पत्रों को लेकर खासे सुर्खियों में रहे थे और कई तरह के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे, जिसको आज तक बीजेपी केस कराने का काम कराती है। लेकिन 2023 के चुनाव के पहले जो मध्य प्रदेश के हालत थे बिजली पानी सड़क को लेकर, उसमें भी बीजेपी ने जो संज्ञा दी थी मिस्टर बंटाधार की, उसको आज तक बीजेपी केस कराती हुई नजर आ रही है। लेकिन दिग्विजय सिंह अब अपनी ही पार्टी में उनका कद बढ़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश का
क्या राजनीतिक समीकरण होंगे, क्या बीजेपी को इसका फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन दिग्विजय सिंह पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर अब चुने जाएंगे, ये अब लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि शशि थरूर जो है वो G23 गुट से निकल कर आते हैं। और आज जिस तरीके से शशि थरूर और दिग्विजय सिंह की मुलाकात हुई है गर्मजोशी के साथ, उसके बाद बहुत कुछ तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। जी 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 हाँ, वैसे दिक्कत यह भी है कि शशि थरूर से जब आप चर्चा करें तो एलिटनेस का एक तड़का नजर आता है। उनके शब्दों को पकड़ने के लिए आपको डिक्शनरी लेकर चलना पड़ता है। वो बात दिग्विजय के साथ है नहीं। और दक्षिण के राज्यों में भी बतौर प्रभारी दिग्विजय रह चुके हैं। अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, ये माना जाए कल 11 से लेकर 2 बजे तक का माहौल जो कांग्रेस मुख्यालय का है वो देखने लायक रहेगा। अशरफ, अशरफ, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो सवाल मेरा यह कि कल 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का माहौल जो कांग्रेस मुख्यालय का रहेगा, 2 भी क्या शाम तक का, वो देखने लायक होगा। चलिए अशरफ से हम फिर संपर्क करेंगे, उनसे हम और अपडेट लेंगे। अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, हिंदुत्व कभी वो दिखाते नहीं है और संघ को वो कभी छोड़ते नहीं है। जितनी सहजता बीजेपी दिखा रही है, अब दरबारी शब्द को लेकर दरअसल अटैक किया जा रहा है, जितनी सहजता बीजेपी दिखा रही है, क्या वाकई अंदर खाने उतनी सहज है? सवाल नंबर 1। दूसरा, बूढ़े शेरों से परेशान देश की सबसे पुरानी पार्टी में एकमात्र ऐसा जवान जो अपनी उम्र को काफी पीछे छोड़ चुका है, नर्मदा परिक्रमा तकरीबन 3500 किलोमीटर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उसमें उन्होंने साबित किया कि वो अभी पैर से भी बहुत सारी पॉलिटिक्स कर सकते हैं। अनुराग, बिल्कुल, देखिए दिग्विजय सिंह ने 2018 के चुनाव से पहले जो नर्मदा परिक्रमा की थी उसका बहुत ज़्यादा असर हुआ कि नहीं हुआ। 2018 के चुनाव के नतीजों में कांग्रेस सत्ता की दहलीज तक जरूर पहुंच गई और इसके पीछे एक वजह इसको भी माना गया था कि दिग्विजय सिंह ने जो पैदल पदयात्रा की थी, नर्मदा के चारों तरफ जो किनारा पर उन्होंने जो यात्रा निकाली थी, उसका भी असर हुआ था, क्योंकि 90 विधानसभा सीटों को इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कवर करने का काम किया था। दिग्विजय सिंह को लेकर बीजेपी हमेशा हमलावर रहती है। बीजेपी के नेता कई तरीके से हमलावर होते हैं, तो वहीं दिग्विजय सिंह भी आरएसएस से लेकर बीजेपी के नेताओं पर हमलावर होते हैं और यही एक वजह हो सकती है कि दिग्विजय सिंह का नाम आगे बढ़ाया गया हो। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण नजर आ रहा है कि दिग्विजय सिंह नेहरू गांधी परिवार के तो करीबी हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के भी वो प्रभारी हैं। और राहुल गांधी ने जब 7 सितंबर से इस यात्रा का आगाज किया तो दिग्विजय सिंह उनके साथ कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह की इस यात्रा को समर्थन मिल रहा है, तो उसका असर भी दिग्विजय सिंह का जो खाका और जो रोड मैप तैयार किया गया था वो एक वजह हो सकती है। तो तमाम तरह की वजह है, लेकिन दिग्विजय सिंह के हाथ में जब कांग्रेस की कमान होगी तो इसका कितना फायदा कांग्रेस को पहुंचेगा और जो अभी हाशिए पर जाती हुई कांग्रेस है उसको किस तरीके से वो उबार पाएंगे, तमाम तरह के सवाल 30 तारीख के बाद भी निकलकर सामने आएंगे। जी जी, लतीफे भी गढ़े जाने लगे सोशल मीडिया पर कि या तो जाएंगे या चले ही जाएंगे, कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा है। बहरहाल अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, कल 11 से 2 या कहें 11 से 4 बजे तक का जो माहौल होगा वो देखने लायक होगा। क्या वाकई मधुसूदन मिस्त्री के लिए कोई मुसीबत आने वाली है या मामला एक तरफा भी हो सकता है? अशरफ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अशरफ, तो कल कांग्रेस मुख्यालय 11 से 2 का माहौल। जी हाँ, देखिए ललित, काफी माहौल जो है अब वक्त के साथ और गर्म होता जा रहा है। इस वक्त मैं दिग्विजय सिंह की आवाज में हूँ और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो है एक तरह से कहा जाए कि लगातार तांता आ रहा लगा हुआ है और इस वक्त काफी संख्या में यहाँ मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के जो बड़े कद्दावर नेता हैं वो आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, सब लोग यहाँ बधाई देने के लिए आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी 11 बजने में, कल सुबह के बहुत वक्त है, लेकिन अभी से लगातार यहाँ पर जो दिग्विजय सिंह के घर में है वो कार्यकर्ताओं की भीड़ लग रही है, बधाई देने के लिए लोग बाग खड़े हैं, लगातार बधाइयों के संदेश दिए जा रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह के
चुनाव मैदान में उतरने से ही आप अंदाजा लगा इससे बहुत साफ होता है कि कांग्रेस कहीं न कहीं अब एक और ज्यादा मजबूत होती जाएगी, क्योंकि अगर कांग्रेस की कमान दिग्विजय सिंह को मिलती है तो 2024 के चुनाव है वो काफी हद तक दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो सवाल उठते थे कि कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है, दिग्विजय सिंह के पास आने के बाद ये जो सवाल होंगे इसके ऊपर कभी कमोबेश विराम लग जाएगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह खुद एक बहुत कद्दावर नेता है और जितनी नरमी से बात करते हैं उतनी सख्ती से बात करते हैं और जो जैसा होता है उसी अंदाज में बात करते हैं। अगर हिंदुत्व की बात की जाए तो वो हिंदुत्व पर भी लंबी बात करते हैं, उसको मानते हैं। कई बार उन्होंने इस बात को लेकर हिंदुत्व को आरएसएस के जो बड़े नेता हैं और भाजपा के उनको ऊपर निशाना साधा है, और लेकिन इसका संघ या भाजपा की तरफ से कोई उनकी जो बातें होती हैं, जो आरोप लगाते हैं, सच्चे होते हैं, तो उसका कोई जवाब नहीं देते। तो कुल मिला के कहा जाए कि अगर दिग्विजय सिंह को कमान मिलती है तो कांग्रेस के लिए एक संजीवनी से कम नहीं होगी। 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए एक मुश्किल जरूर कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया पर एक और सवाल, एक और हैशटैग कि बंटाधार या बेड़ा पार, इसके आगे हालांकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये तमाम सोशल मीडिया की हलचल भी हम आपको बताते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ आपका, अनुराग आपका, इस तमाम जानकारी के लिए। विस्तार से हम जानकारी दे रहे थे। दिल्ली से लेकर भोपाल तक तमाम जगहों पर नजर बनी हुई है, राजस्थान पर भी है। अब आपको लिए चलते हैं जबलपुर। भारतीय सेना के लिए घातक हथियार बनाने वाली आयुध निर्माणी खमरिया फैक्ट्री जबलपुर में एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 6 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। आयुध निर्माण खमरिया फैक्ट्री के सेक्शन 6 की 637 नंबर की बिल्डिंग में डेंटिक्स मेल्टर मशीन में एल्यूमिनियम पाउडर में आग लग गई। उसके चलते हादसा हुआ। धमाके के साथ आग लगी, इसके चलते वहां कर रहे जो कर्मचारी थे वो इसकी चपेट में आ गए। इसमें श्यामदेव है, करण आर्य है, नंदकिशोर सोनी है, विजय कालूराम मीणा है। कुछ कर्मचारियों को वो मामूली रूप से झुलसे भी थे। अधिकारियों ने बताया कि हादसा होते ही वहां मौजूद तमाम दमकल कर्मचारियों ने आग पर तत्काल काबू पा लिया। 5 लोग इंजर्ड हुए हैं जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं उनको देखने जा रहा हूँ। प्लीज सर, कैसे हुआ हादसा, क्या ये सब कुछ भी पता नहीं है अभी। हाँ, पूरे मामले की इंक्वायरी होती है। फायर ब्रिगेड वगैरह लगा हुआ है, सब लोग अपने अपने एक्शन में है। जहाँ तक मुझे जानकारी, अभी 5 कर्मचारियों को हम लोग अपने अस्पताल लेकर गए, वहाँ से रेफर करा करके हम लोग यहाँ लेकर के आए हुए हैं। और अभी सबसे पहले हमें अपने साथियों की चिंता है और उसके बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे। किस सेक्शन की ये घटना और सीधा आपको जबलपुर लिए चलेंगे। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, एक और हादसा, एक और जांच होगी, पर अब जांच में जवाबदेही और गारंटी होनी चाहिए कि फिर कोई इस तरह की खबर ना हो। प्रतीक, देखिए, बिल्कुल ललित, जो एक घटनाक्रम हुआ, बेशक कोई भी नहीं चाहेगा, फैक्ट्री प्रबंधन के जिम्मेदार अधिकारी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई हादसा हो। लेकिन अगर ऐसे हादसे हो रहे हैं तो बेशक एक जांच होनी चाहिए, ठोस जांच होनी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि अमूमन हम हादसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में बीते 5 सालों में देख चुके हैं। इसके पहले भी कई बार हादसे हुए हैं, आज भी एक बार हादसा हुआ। 5 कर्मचारी, आपको बता दूं, 5 कर्मचारी इस पूरे मामले में घायल हुए हैं। 2 को मतलब सभी को निजी अस्पताल में रेफर किया गया है। 2 की हालत गंभीर है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। जो भी हो, F6 सेक्शन का ये बताया जा रहा था, बिल्डिंग नंबर 637 जहां पे ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट संभवतः जो ये अमूमन रोजाना आयुध के संबंधी कार्य जो कर्मचारी करते हैं, रिफिलिंग का काम करते हैं, तकनीकी भाषा में, अगर सरल भाषा में इसको हम समझ सकें तो कुछ रिफिलिंग का काम संभवतः ये चल रहा था, मेल्टिंग का काम चल रहा था, जिस दरमियान ये पूरा हादसा जो है घटित हुआ है। अच्छी बात यह रही कि किसी की जान इस पूरे हादसे में नहीं गई है। जो भी कर्मचारी घायल हुए हैं उनको समुचित इलाज फैक्ट्री प्रबंधन यहां पर करा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसे हादसे बार-बार या एक अंतराल, साल के अंतराल में आखिर क्यों हो रहे हैं, कहां आखिर चूक हो रही है। एक सिक्योरिटी ऑडिट बेशक यहां पर होना चाहिए। इस सिक्योरिटी ऑडिट के आधार पर ही आगामी दिनों में जो है विभिन्न सेक्शंस में काम हो, इस बात की मांग भी अब उठ रही है, ताकि किसी भी कर्मचारी की जान कम से कम आफत में ना पड़े। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक, इस तमाम जानकारी के लिए। प्रतीक विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर PFI केस में बड़ा खुलासा